देखिए आज के लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे। यानी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी फार्मूला बेस्ड पे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। करंट जो होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं करंट। करंट जो कि दो टाइप की होती है। पहली एवरेज करंट, तो एवरेज करंट को हम इन एन इंटरवल लेते हैं, यानी ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगी। इंस्टेंटेनियस करंट को हम एट ए पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो एक पॉइंट पे जो करंट होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, I अपॉन A। ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका एक्चुअल में इसको हम इस तरह से DI इक्वल टू वेक्टर J डॉट DA, यानी ये करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, इससे हमको करंट मिलती है। ये एक्चुअल फॉर्म होता है इसका। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये डायग्राम लिया है, इसमें ये करंट फ्लो कर रही है, तो ये मैंने DA एरिया लिया है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी और ये करंट। तो इस क्रॉस सेक्शन से यानी DA और करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इससे हमको इस यूनिट जो स्मॉल एरिया से जो करंट की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। इसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? तो इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है, करंट डेंसिटी J अपॉन NEA, यानी I इक्वल टू NEA VD के इक्वल होता है। जैसे ये मैंने A क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, तो A क्रॉस सेक्शन एरिया में VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यहाँ से जो टोटल चार्ज T टाइम में पास होगा तो उसकी वैल्यू होती है N, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज A, और जो एरिया है इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N इंटू E एरिया, और T टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा तो T से मल्टीप्लाई करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से। तो ये टोटल करंट की वैल्यू हम Q/T करके फाइंड करते हैं। तो ये रिलेशन होता है I इक्वल टू NEA VD। वैसे मेनली आपको फार्मूले पे फोकस करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की जो होती है वो J अपॉन NE या I अपॉन NEA लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो जो टेम्परेचर होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है? तो ये लीनियरली डिपेंड करता है। R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T होता है, तो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। अल्फा जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और इसी तरह से रेजिस्टिविटी जो होती है ये रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस बीटा T। तो बीटा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी के लिए। इसके बाद आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है E और करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो करंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ये एक मटेरियल के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू होती है। इसके बाद आता है ओम्स लॉ। तो R इक्वल टू रो L अपॉन ये रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन होता है। R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ वायर मटेरियल, और A क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वायर के लिए।
दूसरा रिलेशन जो होता है V इक्वल टू आई आर, किसी भी वायर के थ्रू यदि अगर करंट फ्लो कर रही है तो V इक्वल टू आई आर रिलेशन होता है, आर रेजिस्टेंस होता है उस वायर के लिए। ये जब मटेरियल के जो मटेरियल है यानी जो वायर यूज कर रहे हैं उसका लेंथ फिक्स हो, मटेरियल फिक्स हो और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स होगा रेजिस्टेंस के लिए, तो उस कंडीशन में हम V इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है EMF ऑफ बैटरी। तो देखिए बैटरी हमने देखी है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो जो वर्क डन बाय एजेंट होता है ये V के इक्वल होता है। ये आइडियल कंडीशन में है जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने आइडियल बैटरी ली है। आइडियल बैटरी का मतलब है उसके अंदर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो EMF जो होता है वो उसके वोल्टेज के इक्वल होता है। वोल्टेज का मतलब है A और B, ये इसके दो टर्मिनल लिए हैं तो A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस V को हम लिख सकते हैं VA माइनस VB। A हाई पोटेंशियल है और B लो पोटेंशियल, तो ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम लिखते हैं EMF के इक्वल। इसको वोल्टेज भी बोलते हैं या पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं। अब जब रियल बैटरी होगी तो रियल बैटरी के अंदर उसका केमिकल के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर E की जो वैल्यू होगी EMF, ये V प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा लॉस होगा उसको इसमें हम ऐड कर देंगे, जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो बैटरी के EMF के इक्वल हो जाएगा। EMF की जो वैल्यू होती है ये वोल्टेज से ग्रेटर होती है, ये रिलेशन आता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब देखिए EMF एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है EMF का, यानी EMF एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है। यहाँ पर इसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो ले जाने में वर्क किया जाता है उस वर्क को बोलते हैं EMF। ये W एजेंट V लिखा है, यही आइडियल कंडीशन में EMF के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर जो इंटरनल जो एजेंट है इसके अंदर केमिकल एजेंट, वो जो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्क करेगा, उस वर्क को हम बोलते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वही कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए यहाँ पर अब हम जो अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया I की वैल्यू 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट दी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है। तो I इक्वल टू जो फार्मूला होता है dQ/dt। तो सबसे पहले इससे हम चार्ज फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये dQ की वैल्यू होगी I इंटू dt और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट 1 सेकेंड में फाइंड करना है तो 0 से t की वैल्यू 1 होगी और ये dQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से Q लेंगे। I की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट 0 से 1 सेकेंड। dQ का इंटीग्रेशन होगा Q, तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी 2 कूलॉम। अब हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है जो फ्लो करेंगे। तो Q इक्वल टू फार्मूला होता है N इंटू E। तो N की वैल्यू फाइंड करनी, तो N इक्वल टू आ जाएगा Q की वैल्यू 2 कूलॉम और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो 1.6 से 2 में डिवाइड करेंगे
तो ये 1.25 इंटू 10⁻19, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी जो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, 1.25 इंटू 10⁻19। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करंट I की वैल्यू जो दी है वो 3 + 2t दी है, टाइम के फंक्शन में दी है, और फर्स्ट 4 सेकेंड में हम जो चार्ज फ्लो होगा वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वेरिएबल, तो I = dq/dt अप्लाई करेंगे, dt को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq की वैल्यू होगी I × dt, और यहाँ पर हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 + 2t dt हो जाएगा। तो चार्ज फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq = ये 3 + 2t और dt लिमिट फर्स्ट 4 सेकेंड में 0 to 4 लिमिट लगेगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 है तो 3t + 2, t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 लिमिट 0 to 4, और dq का इंटीग्रेशन होगा q। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट 4 अप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 × 4 प्लस यहाँ पर t की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 4² माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये 0 पुट कर देंगे, और यहाँ पर ये q हो जाएगा 3 × 4 होगा 12, 4 का स्क्वायर 16, और इसको ऐड करेंगे तो ये q की वैल्यू 28 कूलम आ जाएगी। तो इस तरह से हम चार्ज जो फर्स्ट 4 सेकेंड में फ्लो होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 28 कूलम आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है इसमें ये एक बॉडी दी है, डायग्राम दिया गया है, ये वायर है, इसमें यहाँ पर ये एरिया A1 बड़ा एरिया है और ये A2 छोटा एरिया है, A1 > A2 के है, और इसमें हमको करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ये इक्वल टू होती J/NE के इक्वल, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट डेंसिटी के, और J की वैल्यू ये होगी I/NEA, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो A1 एरिया पे यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये Vd1 की वैल्यू होगी I/NEA1, और Vd2 की जो वैल्यू होगी ये I/NEA2। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, NE से NE, ये वैल्यू आएगी A2/A1। अब यहाँ पर A1 बड़ा है A2 से, तो A2/A1 की जो वैल्यू होगी <1 होगी, यानी Vd1/Vd2 ये वैल्यू <1 आ जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इनका भी जो रेशियो आएगा J1/J2 ये <1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के लिए। तो देखिए अब हम कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन रजिस्टर में देखिए कलर कोडिंग यूज होती है, ये 4 कलर बैंड हमने लिए हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है हम किस तरह से लिखते हैं, तो देखिए जब कार्बन रेजिस्टेंस का हम कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस लिखेंगे
तो फर्स्ट जो कलर होता है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट लिखते हैं, सेकेंड कलर का भी सिग्निफिकेंट डिजिट लिखेंगे, थर्ड कलर का मल्टीप्लायर लिखते हैं और फोर्थ जो कलर होता है उसकी टॉलरेंस लिखते हैं। यानी 4 बैंड होंगे, फर्स्ट बैंड सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकेंड बैंड के लिए भी सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे, थर्ड बैंड का मल्टीप्लायर और फोर्थ बैंड का टॉलरेंस। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कलर लिए वॉयलेट, ब्लू, रेड, सिल्वर। तो जब इसका रेजिस्टेंस हम लिखेंगे तो फर्स्ट वॉयलेट कलर के लिए जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है 7 होता है, ब्लू के लिए 6। अब थर्ड कलर है रेड, रेड कलर की जो मल्टीप्लायर वैल्यू होती है 10 पावर 2, तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 पावर 2। अब टॉलरेंस जो होती है सिल्वर की वो 10% होती है, तो प्लस माइनस 10%। तो ये इस तरह से कार्बन रेजिस्टेंस के लिए, कार्बन रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म वायर हैज ए रेजिस्टेंस आर, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस इफ इट स्ट्रेच डबल इट्स लेंथ। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो कोई एक वायर दिए, देखिए ये कोई वायर है, इसकी लेंथ L है, ये AB वायर लेंथ L और इसका रेजिस्टेंस R है। तो इसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए जब हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो पहले है वही बाद में होगा, इनिशियल और फाइनल। यानी इनिशियल एरिया A हम ले लेते हैं, लेंथ को L, फाइनल इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया हमको पता नहीं है, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको हम n इंटू L लिख लेते हैं। तो फाइनल जो एरिया आएगा A डैश, इसकी वैल्यू होगी A L अपॉन NL, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं A बाई N। अब रेजिस्टेंस के लिए जो रिलेशन होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन, ये पहले होगा। अब फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा ये रो फाइनल लेंथ N इंटू L और एरिया की वैल्यू A बाई N आई है, तो ये N ऊपर जाएगा, तो ये N स्क्वायर रो L अपॉन A की जगह पे हम R लिख देंगे। तो फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा वो N स्क्वायर टाइम होता है। अब N क्या है, जो लेंथ हमने लेंथ को कितना इंक्रीज किया, तो N का मतलब यहाँ पर हमने 2 टाइम इंक्रीज किया था। तो रेजिस्टेंस की जो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी N, लेंथ को हम डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4R के इक्वल होगी। तो इस तरह से जो हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, लेंथ में चेंज करेंगे तो ये R जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है N स्क्वायर टाइम होता है। इसी तरह से इसके लिए रेडियस के लिए भी होता है, अगर हम रेडियस में चेंज करें तो देखिए उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ पर भी हम ये एरिया इनिशियल लेंगे, ये पाई R स्क्वायर हम इनिशियल रेडियस लेते हैं और इसकी लेंथ को L मानते हैं और फाइनल लेंथ जो होगी वो L डैश होगी। अब रेडियस को हम चेंज करेंगे तो पाई, इसको हमने NR कर दिया है रेडियस को। तो यहाँ से अब लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी उसको देखते हैं। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये L डैश की वैल्यू आएगी L इंटू R स्क्वायर और ये डिवाइड जब करेंगे तो ये N स्क्वायर R स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। तो लेंथ की वैल्यू L अपॉन N स्क्वायर आएगी। पहले जो हम रेजिस्टेंस लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया की वैल्यू पाई R स्क्वायर। रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं। अब फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा R डैश,
तो ये रो एल डैश की वैल्यू एल अपॉन एन स्क्वायर, और ये एरिया पाई, और इसकी आर की वैल्यू एन स्क्वायर आर स्क्वायर होगी। तो इसमें ये जो कांस्टेंट है 1/n⁴ कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, और ये वैल्यू होगी रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे जो पहले रेजिस्टेंस था स्मॉल आर, यानी इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n⁴ के होगा। यानी यदि अगर हम रेडियस को डबल करें तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा 2⁴ यानी 16 टाइम डिक्रीज करेगा, यानी आर इनिशियल आर की वैल्यू कैपिटल आर है और एन की वैल्यू 2 लें, तो उस कंडीशन में जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो R अपॉन 16 हो जाएगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन 10 मिनट 3000 कूलॉम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स वन एंड ऑफ ए कंडक्टर एंड 3000 कूलॉम लीव एट अदर एंड। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी वो हमको फाइंड करना है। यानी कोई कंडक्टर दिया है जिसके एक एंड से 3000 कूलम चार्ज इंटर करेगा और दूसरे एंड से 3000 कूलम चार्ज आउट होगा, जो टाइम लगेगा वो 10 मिनट। तो t की वैल्यू दी गई है 10 मिनट, इसको हम सेकेंड में चेंज करें तो 10 × 60 सेकेंड हो जाएंगे, और जो चार्ज की वैल्यू है ये 3000 कूलम है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आएगी I = Q/T। तो 3000 अपॉन 600, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। तो इससे जो करंट फ्लो करेगी कंडक्टर से वो 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं, फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ को हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक जंक्शन लिया है, तो इस जंक्शन पे I1 I2 I3 ये 3 करंट इंटर करेंगी और I4 I5 ये आउट हो रही हैं। तो जितनी करंट इंटर करेगी उतनी ही सेम करंट आउट होगी। तो यहाँ से I1 + I2 + I3 जो इक्वल हो जाएगा ये I4 + I5 की होगा। ये किरचॉफ करंट लॉ है। इसके बाद आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ। तो किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक लूप लिया है ABCDA। तो किसी एक लूप में जब जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, तो ए से स्टार्ट करें और कंप्लीट लूप में जो पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होता है वो = 0 होगा। ए से स्टार्ट करेंगे VA - VB, फिर VB - VC, VC - VD, VD - VA। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम आएगा वो = 0 होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है ये 2 टाइप का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इफेक्टिव होता है उसकी वैल्यू R1 + R2 + R3, यहाँ पर हम 3 रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं। तो जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरह से कनेक्ट होंगे, ये A R1
और ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस R3। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा R इफेक्टिव की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगी, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ी होती है। तो ये कंडीशन होगी यहाँ पर। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होंगे वो एक पैरेलल होंगे फर्स्ट सेकेंड एक दूसरे के। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम यहाँ पे ले सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस ले लिया R1 और ये इसके पैरेलल में R2 और ये इस तरह से पैरेलल में R3। ये तीन रेजिस्टेंस हमने R1, R2 और R3 ये पैरेलल में लिए हैं। तो जब तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो यहाँ पर हम R1, R2, R3 को पैरेलल में ले रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो सेम होगी। यहाँ पे जब करंट हम फ्लो कराएंगे तो इस सभी में सेम करंट फ्लो करेगी। और जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, करंट सेम नहीं होती है, डिफरेंट करंट होगी, रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इसके बाद थर्मल पावर, तो P थर्मल की वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए I²R होती है। इसको हम ओम्स लॉ से चेंज करें तो I को V/R लिखेंगे तो V²/R हो जाएगा। और इसमें एक V को दिगर हम चेंज कर दें IR तो ये R कैंसिल हो जाएगा तो ये VI। तो ये तीन फार्मूले इस तरह से आते हैं। P थर्मल की वैल्यू I²R, V²/R और VI। हीट जो जनरेट होगी रेजिस्टेंस के क्रॉस तो ये H की वैल्यू IR इन द ब्रैकेट इंटीग्रेशन में I² dt होगी। यहाँ पर 0 से T लिमिट लेंगे। अगर हम I को कांस्टेंट कंसिडर करें तो ये हीट जो जनरेट होगी T टाइम में टोटल हीट जो जनरेट होगी I²RT के इक्वल होती है। अब यहाँ पर ही थर्मल पावर का जो हमने फार्मूला लिखा, इंस्टेंटेनियस थर्मल जो होती है P थर्मल की वैल्यू dH/dt होती है। और किसी टाइम इंटरवल में जो हीट जनरेट होगी H की वैल्यू P थर्मल एवरेज बोलेंगे इसको इंटरवल में, तो एवरेज पावर जो होगी वो H/ΔT यानी H जो ΔT टाइम में टोटल हीट जनरेट हुई अपॉन टाइम इंटरवल। इसके बाद पावर सप्लाइड बाय बैटरी, तो जो बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई की जाती है दो केस होते हैं, एक तो डिस्चार्जिंग मोड होता है और एक चार्जिंग मोड। तो बैटरी जब डिस्चार्जिंग मोड में होती है तो ये डिस्चार्जिंग मोड का मतलब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकलेगी तो ये डिस्चार्जिंग मोड होता है। तो उस कंडीशन में P बैटरी यानी पावर जो बैटरी की होगी वो प्लस E × I, E EMF है बैटरी का। और चार्जिंग मोड, ये मैंने चार्जिंग मोड लिया, यहाँ पर इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर करेगी। तो चार्जिंग मोड में जो पावर बैटरी की होती है -E × I के इक्वल होती है। तो ये चार्जिंग मोड के लिए और ये डिस्चार्जिंग मोड के लिए पावर ऑफ बैटरी है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको एक बैटरी दी गई, तो बैटरी के क्रॉस जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं, और पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी फाइंड करनी है। तो इसमें हम पहले KVL अप्लाई करके करंट फाइंड करेंगे और उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल और पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले KVL अप्लाई करने से पहले साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम प्लस साइन देते हैं और नेगेटिव को माइनस। यहाँ पर इस तरह से मैंने करंट लिए, तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलती है, तो पहले हम प्लस साइन देंगे फिर माइनस।
फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी तो ये इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो। तो इस तरह से हम इसमें साइन देंगे। अब जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो ड्रॉप मिलेगा I इंटू आर, यानी I और R की वैल्यू 4.5, फिर प्लस साइन 0.5 I, और यहाँ पर माइनस साइन पहले मिलेगा तो -10, और सभी का सम जो होगा इक्वल टू 0 के होगा। यहाँ पर I कॉमन है, 4.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 5, और इस 10 को ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अब AB के क्रॉस टर्मिनल ये पोटेंशियल फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज, तो VAB की वैल्यू होगी, यहाँ A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, +10 यानी E माइनस IR होता है, और ये E की वैल्यू EMF 10 वोल्ट माइनस I की वैल्यू 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो ये 1 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 वोल्ट। जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू आएगी 9 वोल्ट आ जाएगी। अब पावर डिलीवर्ड बाई बैटरी निकालना है, तो ये P बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है, तो डिस्चार्जिंग मोड में पावर की जो वैल्यू होती है E इंटू I के इक्वल होती है। तो यहाँ पर EMF की वैल्यू है 10 वोल्ट और करंट की वैल्यू आई है 2 एम्पियर, तो 10 इंटू 2 20 वाट ये पावर डिलीवर्ड बाई बैटरी आ जाएगी। इसी तरह से देखिए, ये मैंने नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल इसमें लिया है, इसमें भी पावर डिलीवर्ड बाई बैटरी फाइंड करना है। इसका EMF 8 वोल्ट दिया है, तो ये सर्किट है, पहले सर्किट से करंट फाइंड करेंगे। तो इसका पहले नेट रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, तो देखिए ये 2 ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 2 + 2 हो जाएगा 4 ओम, और फिर ये 4 ओम और इस 4 ओम को देखें तो ये पैरेलल में कनेक्ट है। 4 ओम जब पैरेलल में हम ऐड करेंगे तो इस नेट की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे ये 2 ओम के इक्वल होगा। 1/4 + 1/4 = 1/R इफेक्टिव से ये 2 ओम आएगा, और फिर ये 2 ओम सीरीज में होंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ये सीरीज में ऐड करेंगे तो 4 ओम होंगे, और ये 4 ओम फिर पैरेलल में होंगे, तो इनकी वैल्यू जो आएगी ये फिर 2 ओम हो जाएगी, और ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ सीरीज में होगा, तो ये 4 ओम वैल्यू होगी, और ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ पैरेलल में होगा, तो इसकी वैल्यू 2 ओम के इक्वल होगी, और ये 2 ओम सीरीज में होंगी, तो इसकी वैल्यू 4 ओम हो जाएगी। अब ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ में पैरेलल में है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 ओम, यानी R इफेक्टिव इसके लिए आ गया 2 ओम। तो यहां से हमें करंट निकालनी है, I की वैल्यू V/R इफेक्टिव, तो ये वैल्यू होगी 8/2 यानी 4 एम्पियर। अब इसके बाद पावर डिलीवर्ड बाई बैटरी निकालनी है, तो ये P की वैल्यू होगी E इंटू I, EMF 8 वोल्ट, I की वैल्यू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 वाट। तो यहाँ पर पावर डिलीवर्ड बाई बैटरी 32 वाट आएगी, यहाँ पर
दोनों ही बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर चार्जिंग मोड में होती तो पावर निगेटिव आती। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दो बैटरी दी गई हैं, तो इस दोनों बैटरी के क्रॉस पावर यानी दोनों बैटरी के लिए पावर बैटरी 1 और बैटरी सेकेंड दोनों के लिए पावर डिलीवर्ड फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम KVL अप्लाई करके करंट फाइंड करेंगे। तो इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं, तो इन लूप ABCDA, तो ABCDA में हम KVL जब अप्लाई करेंगे तो A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने इस डायरेक्शन में करंट ली है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होगा। तो 4 × I, फिर ये प्लस E1 यानी 2 प्लस 5 × I माइनस, यहाँ पे माइनस साइन मिलेगा 11, और इन सभी का सम इक्वल टू 0 के होगा। तो 5 4 9I और ये -11 2 ऐड करेंगे तो -9 इक्वल टू 0, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये 9I इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी। अब P बैटरी 1 निकालना, तो देखिए बैटरी 1 चार्जिंग मोड में और सेकेंड डिस्चार्जिंग मोड में है। तो P बैटरी 1, तो ये -EI के इक्वल होगा, और ये -E की वैल्यू, इसका EMF 2 वोल्ट है और करंट की वैल्यू आई है 1 एम्पियर। तो ये -2 वाट चार्जिंग मोड में इसलिए आएगी। इसके बाद सेकेंड बैटरी के लिए फाइंड करेंगे, तो P बैटरी 2, तो ये प्लस E × I के इक्वल होगी वैल्यू, और इसकी EMF E की वैल्यू है 11 वोल्ट और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर। तो ये 11 वाट सेकेंड बैटरी की पावर आ जाएगी। तो P बैटरी 2 की वैल्यू आएगी 11 वाट और P बैटरी 1 ये -2 वाट। ये चार्जिंग मोड और ये डिस्चार्जिंग मोड में है। अब देखिए इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें ये रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। A और B के बीच यहाँ पर हमको RAB फाइंड करना है। तो देखिए सर, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो तीन रेजिस्टेंस है R, 2R और R, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा R, 2R और R को हम सीरीज में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4R। अब इस 4R और इस 4R को हम पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2R के इक्वल। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2R। 4R और 4R को पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो 2R आएगा रिजल्टेंट। अब ये 2R रेजिस्टेंस R और R के साथ में सीरीज में होगा, तो इसकी इफेक्टिव जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 4R के इक्वल। और ये 4R इस 4R के साथ पैरेलल में है। ये 4R और ये 4R पैरेलल में होंगे, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 2R। अब A और B के बीच हमको फाइनल निकालना है, तो RAB की वैल्यू आएगी 2R और R, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 2 4 + 1 5R। तो A और B के क्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 5R के इक्वल आ जाएगा।
अब देखिए इस क्वेश्चन में तीन बल्ब दिए गए, तीनों बल्ब की जो पावर है 60 वाट और वोल्टेज 120 है। दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है और एक सीरीज में। तो इसके लिए हमको P टोटल पावर बल्ब जो तीनों बल्ब के लिए फाइंड करनी है, और ये जो बैटरी इनके क्रॉस कनेक्टेड है वो 120 वोल्ट की है। तो यहाँ पर ये दो बल्ब सीरीज में है, तो सॉरी पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा ये R/2 हो जाएगा, और A और B के क्रॉस जो R इफेक्टिव की वैल्यू आएगी ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो जब सीरीज में होंगे तो R1 + R2 होता है, तो R + R/2 यानी ये वैल्यू आएगी 3R/2। अब इसके लिए हमको पावर निकालनी, तो P टोटल जो आएगी ये V² होगी, और यहाँ पर V की वैल्यू 120 वोल्ट और R की वैल्यू ये 3R/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2V² 120 वोल्ट स्क्वायर अपॉन ये 3R। अब देखिए इसमें ये R की जो वैल्यू होगी ये V² अपॉन P के इक्वल होगी। तो यहाँ पर R की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 120 स्क्वायर अपॉन 3, और R की वैल्यू V² यानी 120 स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू 60। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 60 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 × 60/3, और ये हो जाएगा 20 × 2 40 वाट। अब देखिए इस क्वेश्चन में तीन बल्ब दिए गए, तीनों बल्ब की जो पावर है 60 वाट और वोल्टेज 120 है। दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है और एक सीरीज में। तो इसके लिए हमको P टोटल पावर बल्ब जो तीनों बल्ब के लिए फाइंड करनी है, और ये जो बैटरी इनके क्रॉस कनेक्टेड है वो 120 वोल्ट की है। तो यहाँ पर ये दो बल्ब सीरीज में है, तो सॉरी पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा ये R/2 हो जाएगा, और A और B के क्रॉस जो R इफेक्टिव की वैल्यू आएगी ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो जब सीरीज में होंगे तो R1 + R2 होता है, तो R + R/2 यानी ये वैल्यू आएगी 3R/2। अब इसके लिए हमको पावर निकालनी, तो P टोटल जो आएगी ये V² अपॉन R होगी, और यहाँ पर V की वैल्यू 120 वोल्ट और R की वैल्यू ये 3R/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2V² 120 वोल्ट स्क्वायर अपॉन ये 3R। अब देखिए इसमें ये R की जो वैल्यू होगी ये V² अपॉन P के इक्वल होगी। तो यहाँ पर R की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 120 स्क्वायर अपॉन 3, और R की वैल्यू V² यानी 120 स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू 60। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 60 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 × 60/3, और ये हो जाएगा 20 × 2 40 वाट। इसके बाद देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज लिया है, ये EMF की बैटरी से कनेक्ट है। तो ये R1, R2, R3, R4 और R5 ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होती है, तो ये C और D के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसके क्रॉस जब ये करंट जीरो हो गया, यानी इससे कोई जब करंट फ्लो नहीं होती है, तो इस ब्रिज को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है, यहाँ पर R1/R2
ये इक्वल टू हो जाता है R3/R4, यानी सॉरी R3 है, R3/R4। तो ये जब कंडीशन बनेगी तो उस कंडीशन में जो बीच में रेजिस्टेंस इन दोनों के कनेक्ट है C और D, इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होती है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में होता नहीं, जब ब्रिज बैलेंस होगा। अब इसके बाद देखिए मैंने मीटर ब्रिज लिया, तो मीटर ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर मीटर ब्रिज में जो वायर होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का लेंगे और इसकी जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर लेंथ लेते हैं। तो इसके क्रॉस ये दो बॉक्स P और Q कनेक्ट हैं, इनका रेजिस्टेंस हमको गिवन होगा। तो ये इनका जो रेशियो आता है यानी इनके बीच जो रिलेशन होगा वो कितना होगा। तो ये जो वायर दिया इसका रेजिस्टेंस हम R ले लें तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये वैल्यू आ जाएगी R/, टोटल लेंथ L। अब टोटल वायर का रेजिस्टेंस R है, तो ये रेजिस्टेंस 100 - L के लिए ये R1 मान लेते हैं और इसको R2। तो R1 की वैल्यू होगी सिग्मा और इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R/100 × 100 - L और R2 की वैल्यू आ जाएगी R/100 × L। अब देखिए ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, यहाँ पर करंट 0 है, तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो इनके इक्वल होगा, यानी P/R1 = Q/R2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं R1 R2 की, तो ये P/R1 की वैल्यू R/100 × 100 - स्मॉल l और ये इक्वल टू होगा ये R2 की वैल्यू R/100 × L। तो देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये R से R कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू बचेगी उसको हम लिखेंगे, तो ये P/100 = Q/L के इक्वल होगी, यानी P/Q, सॉरी ये 100 - L है, तो P/Q का जो रेशियो आएगा ये 100 - L के इक्वल हो जाएगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में आता है। नहीं, यहाँ पर ये इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो जो होगा इस जो ये लेंथ है उसमें इस लेंथ से डिवाइड कर देंगे। इसको हम पॉइंट मान लेते हैं A B C। तो ये P/Q की जो वैल्यू होगी वो AB/BC के इक्वल होगी, यानी P/Q जो आएगा वो 100 - L के इक्वल आ गया। तो ये मीटर ब्रिज है, किस पर बेस्ड होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी सेम जैसे बैलेंस व्हीटस्टोन वर्क करता है उसी तरह से मीटर ब्रिज वर्क करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको A और B के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले तो हम देखते हैं किस तरह से बना हुआ डायग्राम। तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना है, अब इसको थोड़ा इस तरह से चेंज करते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखेगा। इसको हम एक्सपेंड करके इधर इधर ले आए, देखिए ये पॉइंट इस तरह से। तो देखिए ये A पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं और ये B, इसको C ले लेते हैं, इसको D, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट है। C D के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसको हम देखिए इस तरह से लगा देते हैं। अब A पॉइंट से देखिए ये C पॉइंट कनेक्ट है और एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है।
और ए पॉइंट फिर ये डी पॉइंट से कनेक्ट है और ये एक रेजिस्टेंस लगा है आर। देखिए ए और सी के बीच में यहाँ रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में। फिर इसके बाद ये बी पॉइंट इधर है। अब ए डी और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है आर, तो इसको लगा देते हो। सी और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस आर है। अब देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। क्या बन गया? व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये सेम रेजिस्टेंस है, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो बीच में जो रेजिस्टेंस लगा इसको हम रिमूव कर देंगे। तो जब इसको रिमूव करेंगे तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे 2R, और ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे 2R। और 2R रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो RAB की वैल्यू जो आएगी वो स्मॉल r के इक्वल होगी। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके लिए आ जाएगा स्मॉल r के इक्वल। देखिए इसके बाद पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर में यहाँ पर ये मैंने पोटेंशियोमीटर वायर लिया है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ये सेम रहेगा और ये हाई रजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने वायर लिया। अब इसमें इस C पॉइंट का पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें ये मैंने करंट फ्लो कराई, I की वैल्यू E0/R की इक्वल होगी। R इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, ये L लेंथ का वायर है। अब C पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम C to B पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे। B पॉइंट का हमको मैंने रेफरेंस लिया है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और जब ये पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पर E0 EMF की बैटरी है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल E0 होगा। अब C से B हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखें VC माइनस VB, तो ये I इंटू इस लेंथ का रेजिस्टेंस होगा। अब B पॉइंट को रेफरेंस लिया तो इसको 0 कर देंगे, तो VC की वैल्यू आएगी I की वैल्यू E0/R, और इस स्मॉल r की वैल्यू जो होगी कैपिटल R इंटू स्मॉल l/कैपिटल L। तो ये कैंसिल हो जाएगा। C पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा E0 स्मॉल l/कैपिटल L। तो ये C पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब देखिए जो पोटेंशियोमीटर वायर का हम यूज करते हैं रियल बैटरी का EMF फाइंड करने के लिए करते हैं। तो देखिए ये मैंने इस पोटेंशियोमीटर वायर के पैरेलल ये EMF की बैटरी कनेक्ट की है। तो यहाँ पर E0 जो EMF होता है इस बैटरी के EMF से अधिक होगा, और ये रियल बैटरी है तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ये R होगा। तो इसका EMF फाइंड करने के लिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, नहीं नल पॉइंट जब मिलेगा तो ये EMF इसके पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। और C पॉइंट का हमने पोटेंशियल निकाला है E0 स्मॉल l/कैपिटल L है, और इसका पोटेंशियल इस EMF E बैटरी के इक्वल होता है नल पॉइंट की कंडीशन में। तो ये बैटरी का EMF आ जाएगा E0 स्मॉल l/कैपिटल L। ये C पॉइंट का पोटेंशियल इस रियल बैटरी के EMF के इक्वल होगा। तो इस तरह से रियल बैटरी का हम EMF फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद रियल बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको भी हम पोटेंशियोमीटर वायर से फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए पहले हम बैटरी को पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जब करंट 0 होगी तो एक नल पॉइंट मिलेगा, ये L1 लेंथ होगी। फिर इस बैटरी के पैरेलल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और फिर नल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो ये दूसरी लेंथ होगी L2।
अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस नल पॉइंट मिलेगा, तो अब यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये स्मॉल r, इसकी वैल्यू इस r एक्सटर्नल के टर्म में आती है, r एक्सटर्नल L1/L2 - 1। तो ये वैल्यू आती है इस इंटरनल रेजिस्टेंस की। जो L1 है ये पहले की लेंथ है फर्स्ट टाइम, और L2 सेकेंड टाइम जब यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, L1 की वैल्यू L2 से ग्रेटर होती है, क्योंकि जब ये पोटेंशियल ड्रॉप इस EMF के इक्वल होगा तो L1 बड़ा होगा। अब यहाँ पर जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये इस EMF से कम होता है, तो इसलिए L2 की वैल्यू L1 से कम होगी। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर से इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, या अननोन रियल बैटरी का EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इनके EMF को कंपेयर करने के लिए भी E1/E2 ये L1/L2 के टर्म में आता है। एक बैटरी का EMF और दूसरी बैटरी का EMF लिख के हम उसको कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको ये एक्सटर्नल जो पोटेंशियोमीटर वायर पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर है, और ये EMF जो दिया है एक्सटर्नल, ये E0 की वैल्यू 20 वोल्ट दी है। तो इस रियल बैटरी का EMF हमको फाइंड करना है। जो नल पॉइंट हमको मिलेगा ये 60 सेंटी पर मिलेगा, 60 सेंटीमीटर पे। तो इसके लिए हमको EMF फाइंड करना है। तो EMF का जो फार्मूला होता है E = E0 l/L। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये 20 वोल्ट और इसका EMF फाइंड करना, तो ये 60 सेंटीमीटर में हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इस रियल बैटरी का EMF आ जाएगा 12 वोल्ट। देखिए यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए सिमेट्री सर्किट है। यहाँ पे जो सिमेट्री लगेगी ये फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी। इस लाइन के क्रॉस देखिए, ये जब फोल्ड करेंगे इस पे हम, तो ये रेजिस्टेंस इस पे ओवरलैप होगा, ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा, ये इस पे और ये इस पे। तो ये सभी एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे। देखिए इस तरह से ये सिमेट्री बनती है। ये रेजिस्टेंस, ये दूसरा R, और ये रेजिस्टेंस इस पे ओवरलैप होगा, तो ये इस तरह से देखिए ये रेजिस्टेंस होगा, और दूसरा ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस इस पे जब ओवरलैप होगा तो ये हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा, ये इस पे ओवरलैप होगा जब फोल्ड करेंगे। इसके बाद ये इस तरह से ओवरलैप होंगे, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये वाले दो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा। तो ये इस तरह से सिमेट्री बनेगी। ये R रेजिस्टेंस है, सभी की वैल्यू R है। अब देखिए यहाँ पर सिमेट्री है, तो ये जंक्शन इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे जो करंट इधर इंटर करेगी उतनी करंट इधर से आउट होगी, तो यहाँ पर इस जंक्शन को हम ब्रेक कर देंगे। तो ये इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये R और R रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, R/2 हो जाएगी वैल्यू। ये पैरेलल में कनेक्ट है, इसकी वैल्यू R/2 होगी। ये भी पैरेलल में कनेक्ट है, R/2 रेजिस्टेंस होगा, और ये भी पैरेलल में कनेक्ट है, R/2, और ये भी R/2, और ये R और R 2R हो जाएगा सीरीज में।
अब देखिए इसमें ये R/2 सीरीज में होंगे, तो इसकी वैल्यू R आएगी और ये R/2 के साथ पैरेलल में है। तो इसका हम नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, इधर बना लेते हैं। ये 2R रेजिस्टेंस, ये R/2 और इसके साथ में ये सीरीज में R/2 और इसके साथ ये पैरेलल में है R और ये R/2 है रेजिस्टेंस। देखिए इन दोनों को R/2 को ऐड किया तो ये R आ गया और इसके साथ में पैरेलल में R/2 है और ये इस तरह से बनेगा। अब इसमें देखिए इन दो को हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R/2 का 2 ऊपर जाएगा तो 3/R, तो ये R/3 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी R/3 और इन तीनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो R/2 प्लस R/2 प्लस R/3, तो यहाँ 6 एलसीएम लेंगे तो 3R 3R 2R, तो ये 8R/6 यानी 4R/3 वैल्यू आएगी और ये 4R/3 इस 2R के साथ में पैरेलल में है, तो यहाँ से फाइनल जो वैल्यू आएगी 1/RAB 1/2R प्लस 1/ ये 4R और ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 4R एलसीएम लेंगे 2 + 3 5/4R, तो यहाँ से R इफेक्टिव की वैल्यू आएगी 4R/5। इसके बाद देखिए डेल्टा स्टार थ्योरम। तो डेल्टा स्टार थ्योरम का यूज कहाँ पर करते हैं पहले समझ लीजिए। जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, ब्रिज तो होगा लेकिन बैलेंस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम डेल्टा स्टार थ्योरम का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डेल्टा हमको दिया है ट्रायंगल शेप, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा। ये R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस दिए हैं, इन तीन रेजिस्टेंस को हमको इस तरह से स्टार में कन्वर्ट करना है। ये RE हो जाएगा, ये RB और ये RC। तो देखिए ये डेल्टा था, ये इसका इंटरमीडिएट है और ये फाइनल स्टार में कन्वर्ट होगा। तो देखिए RA RB और RC की जो वैल्यू होती है ये कितनी होगी। तो देखिए हम यहाँ पर जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए ये RA जो रेजिस्टेंस है, इनके जो साइड में ये रेजिस्टेंस है R1 और R2 हैं, तो इनके एडजेसेंट रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R1 × R2 और तीनों रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड कर देते हैं R1 + R2 + R3। ये रेजिस्टेंस इस RA की वैल्यू होगी नहीं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आएगा। फिर जब RB लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 + R2 + R3 और RC की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 + R2 + R3। तो ये इस तरह से इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे और ये RA RB RC की वैल्यू होती है। अब इसको अप्लाई हम कैसे करेंगे तो उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके भी बता देंगे। ओके,
अब देखिए यहाँ पर ये हमको एक क्यूब दिया गया है, सिमेट्री सर्किट है, बॉडी डायगोनल सिमेट्री है, यानी ए और जी इस बॉडी डायगोनल के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने ये ईएमएफ की बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो सिमेट्री होगी वो बॉडी डायगोनल सिमेट्री होगी। तो देखिए सिमेट्री में क्या होगा, यहाँ से जब बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो आई करंट यहाँ पर इंटर करेगी, इस पॉइंट पे ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, I/3, ये I/3 होगी और इसमें I/3 हो जाएगी। ये करंट इस पॉइंट बी पॉइंट पे फिर डिवाइड होगी, I/6 हाफ हो जाएगी। और देखिए ये I/3 करंट इस पॉइंट पे जाके जब डिवाइड होगी तो ये I/6 हो जाएगी, और ये I/3 करंट यहाँ पर डिवाइड होगी तो ये भी I/6 होगी। अब ये करंट यहाँ पर ऐड होंगी जाके, देखिए ये I/6 और I/6 ऐड होके I/3 होगी, यहाँ पर भी ये करंट ऐड होगी जाके I/6 तो यहाँ पर ये I/3 होगी और इसमें भी I/3 हो जाएगी। तो देखिए इस सिमेट्री सर्किट में हम आर इफेक्टिव फाइंड करने के लिए ये एक लूप कंसिडर लेंगे, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे इस लूप में। तो इस आउटर लूप में जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस साइन इधर लें तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, और ये हाई पोटेंशियल ये लो, और ये हाई और ये लो। तो इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, ए बी सी जी ए। तो इसमें जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो I/3 इंटू आर होगा, I/3 इंटू स्मॉल आर प्लस यहाँ पर I/6 करंट है, I/6 इंटू आर, और यहाँ पर I/3 करंट है तो I/3 इंटू आर, सॉरी माइनस E इज इक्वल टू 0। तो इसमें I इंटू आर कॉमन हो जाएगा, जो बचेगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। और इस E को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 एलसीएम होगा, ये 2 + 1 + 3, 2 + 1 + सॉरी 2, ये I इंटू आर, तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी E/, इसको डिवाइड करेंगे जाके तो 5R/6 होगा। तो ये I की वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं, हमें आर इफेक्टिव फाइंड करना है, तो ये I जो होगा I इज इक्वल टू E/R इफेक्टिव होगा। ये करंट इस पूरे सिस्टम के लिए यानी इस सर्किट के लिए है, तो ये यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी तो ये R इफेक्टिव यहाँ से आएगा, I इज इक्वल टू E/R इफेक्टिव। तो इन दोनों को कंपेयर कर दें तो यहाँ से R इफेक्टिव की वैल्यू आएगी 5R/6। तो इस तरह से इस सिमेट्री सर्किट के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 5R/6। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर लेंथ 0.1 मीटर, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड
इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो इसमें रजिस्टिविटी मटेरियल की हमको फाइंड करनी है। तो ये मैंने वायर लिया, वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है डेल्टा वी V1 माइनस V2 5 वोल्ट है, इसकी लेंथ 0.1 मीटर है और यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड Vd ये 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो रजिस्टिविटी हमको फाइंड करनी, तो रजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू E अपॉन J। अब यहां पर E की वैल्यू होगी VYL और करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है Vd इज इक्वल टू होता है J अपॉन NE। तो यहां से करंट डेंसिटी की वैल्यू NE इंटू Vd हो जाएगी। तो यहां पर J की जगह पे हम लिख देंगे NE इंटू Vd। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो V की वैल्यू 5 अपॉन लेंथ 0.1, N की वैल्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 10⁻28, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 है, यहां पर पावर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 अपॉन 22.5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 0.1 का मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो हट जाएगा। तो ये इसको हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 आएगा और इनटू 1.6 और ये 10 पावर जो होगी 28, ये प्लस का है 19 और -4 -23 होगा। तो -23 लेस करेंगे तो ये 5 बचेगी पावर। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 5 अपॉन 3.2 और ये 10 पावर ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी। और इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट में 1.6 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगी ओम मीटर। तो ये रजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे। यानी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी फार्मूला बेस्ड पे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। करंट जो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं करंट। करंट जो कि 2 टाइप की होती है। पहली एवरेज करंट, तो एवरेज करंट को हम इन एन इंटरवल लेते हैं, यानी ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होगी। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट को हम एट ए पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो एक पॉइंट पे जो करंट होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं I अपॉन A। ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका एक्चुअल में इसको हम इस तरह से
डी आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट डी ए, यानी ये करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, इससे हमको करंट मिलती है। ये एक्चुअल फॉर्म होता है इसका। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये डायग्राम लिया है, इसमें ये करंट फ्लो कर रही है, तो ये मैंने डी ए एरिया लिया है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी और ये करंट। तो इस क्रॉस सेक्शन से यानी डी ए और करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इससे हमको इस यूनिट जो स्मॉल एरिया से जो करंट की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। इसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? तो इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है करंट डेंसिटी जे अपॉन एन ई ए, यानी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी के इक्वल होता है। जैसे ये मैंने ए क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया में वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यहाँ से जो टोटल चार्ज टी टाइम में पास होगा तो उसकी वैल्यू होती है एन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ए, और जो एरिया है इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन इंटू ई एरिया, और टी टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा तो टी से मल्टीप्लाई करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से। तो ये टोटल करंट की वैल्यू हम क्यू बाई टी करके फाइंड करते हैं। तो ये रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वैसे मेनली आपको फार्मूले पे फोकस करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी की जो होती है वो जे अपॉन एन ई या आई अपॉन एन ई ए लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो जो टेम्परेचर होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है? तो ये लीनियरली डिपेंड करता है। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी होता है, तो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। एल्फा जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और इसी तरह से रेजिस्टिविटी जो होती है ये रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस बीटा टी। तो बीटा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी के लिए। इसके बाद आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ई और करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो करंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ये एक मटेरियल के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू होती है। इसके बाद आता है ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ये रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन होता है। R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ वायर मटेरियल, और A क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वायर के लिए। दूसरा रिलेशन जो होता है V इज इक्वल टू आई आर। किसी भी वायर के थ्रू यदि अगर करंट फ्लो कर रही है तो V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन होता है। R रेजिस्टेंस होता है उस वायर के लिए। ये जब मटेरियल के जो मटेरियल है यानी जो वायर यूज कर रहे हैं उसका लेंथ फिक्स हो, मटेरियल फिक्स हो, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स होगा रेजिस्टेंस के लिए, तो उस कंडीशन में हम V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है EMF ऑफ बैटरी। तो देखिए बैटरी हमने देखी है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो जो वर्क डन बाय एजेंट होता है ये V के इक्वल होता है। ये आइडियल कंडीशन में है जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने आइडियल बैटरी ली है। आइडियल बैटरी का मतलब है उसके अंदर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो EMF जो होता है
वो उसके वोल्टेज के इक्वल होता है। वोल्टेज का मतलब है ए और बी, ये इसके दो टर्मिनल लिए हैं, तो वी ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस वी को हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। ए हाई पोटेंशियल है और बी लो पोटेंशियल, तो ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम लिखते हैं ईएमएफ के इक्वल। इसको वोल्टेज भी बोलते हैं या पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं। अब जब रियल बैटरी होगी तो रियल बैटरी के अंदर उसका केमिकल के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर ई की जो वैल्यू होगी ईएमएफ, ये वी प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा लॉस होगा उसको इसमें हम ऐड कर देंगे, जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। ईएमएफ की जो वैल्यू होती है ये वोल्टेज से ग्रेटर होती है, ये रिलेशन आता है V = E माइनस आई आर। अब देखिए ईएमएफ एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है ईएमएफ का, यानी ईएमएफ एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है। यहाँ पर इसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो ले जाने में वर्क किया जाता है, उस वर्क को बोलते हैं ईएमएफ। ये W एजेंट V लिखा है, यही आइडियल कंडीशन में ईएमएफ के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर जो इंटरनल जो एजेंट है इसके अंदर केमिकल एजेंट, वो जो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्क करेगा, उस वर्क को हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वही कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम सबसे पहले इन फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। क्या देखिए बच्चों, बोले तो देखिए यहाँ पर अब हम जो अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया आई की वैल्यू 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट दी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है। तो आई = जो फार्मूला होता है dQ/dt, तो सबसे पहले इससे हम चार्ज फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये dQ की वैल्यू होगी I × dt और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट 1 सेकेंड में फाइंड करना है, तो 0 से t की वैल्यू 1 होगी और ये dQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से q लेंगे। I की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट 0 से 1 सेकेंड। dq का इंटीग्रेशन होगा q, तो ये q की वैल्यू आ जाएगी 2 कूलॉम। अब हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है जो फ्लो करेंगे। तो Q = फार्मूला होता है N × E, तो N की वैल्यू फाइंड करनी, तो N = आ जाएगा Q की वैल्यू 2 कूलॉम और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1.6 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 1.25 × 10⁻19, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी जो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। 1.25 × 10⁻19। ओके, तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करंट I की वैल्यू जो दी है वो 3 + 2t दी है, टाइम के फंक्शन में दी है और फर्स्ट 4 सेकेंड में हम जो चार्ज फ्लो होगा वो हमको फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वेरिएबल, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी अप्लाई करेंगे, डी टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू की वैल्यू होगी आई इंटू डी टी, और यहाँ पर हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 + 2t dt हो जाएगा। चार्ज फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू ये 3 + 2t और dt लिमिट फर्स्ट 4 सेकेंड में 0 to 4 लिमिट लगेगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 है तो 3t + 2, t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 लिमिट 0 to 4, और dq का इंटीग्रेशन होगा q। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट 4 अप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 × 4 प्लस यहाँ पर t की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 4² माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये 0 पुट कर देंगे, और यहाँ पर ये q हो जाएगा 3 × 4 होगा 12, 4 का स्क्वायर 16, और इसको ऐड करेंगे तो ये q की वैल्यू 28 कूलम आ जाएगी। तो इस तरह से हम चार्ज जो फर्स्ट 4 सेकेंड में फ्लो होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 28 कूलम आएगी। बेनिफिट ये है कि हम छोटा छोटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर पूरा एक वीडियो बन रहा हो तो बीच में अब जहाँ पे नो गड़बड़ हुई तो उसको एडिट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए तो एक ही है। अब छोटे छोटे में उतना डिलीट कर देंगे जो अभी गलत हो गई। नहीं बड़े भी दिक्कत नहीं है, बोल लो तो यहाँ ही गलती। अरे वो तो सब हो जाता है, सबसे गलती होती है। इतने बड़े बड़े लेक्चर वो कुछ तो गलत बता के ही चले जाते हैं। गलती से निकालना कैसे आएगा उसमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन और करंट डेंसिटी दोनों का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है इसमें ये एक बॉडी दी है, डायग्राम दिया गया है, ये वायर है, इसमें यहाँ पर ये एरिया A1 बड़ा एरिया है और ये A2 छोटा एरिया है, A1 ग्रेटर देन A2 के है, और इसमें हमको करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ये इक्वल टू होती J/NE के इक्वल, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट डेंसिटी के, और J की वैल्यू ये होगी I/NEA, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो A1 एरिया पे यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये VD1 की वैल्यू होगी I/NEA1, और VD2 की जो वैल्यू होगी ये I/NEA2। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, NE से NE, ये वैल्यू आएगी A2/A1। अब यहाँ पर A1 बड़ा है A2 से, तो A2/A1 की जो वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी, यानी VD1/VD2 ये वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नहीं इनका भी जो रेशियो आएगा J1/J2 ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के लिए। ओके, कोई कमी रह गई हो, कुछ पूछने की इच्छा हो आप पूछ सकते हैं,
आपको तो वैसे भी सब आता है, आप क्या पूछेंगे। नहीं ये अच्छा JVD हाँ है। और कुछ नहीं, इच्छा थी इसको और